दोस्तों, मैं अमित और आप है अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ गए हैं। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। और आपके 2024 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के जितने भी सारे है ना चैप्टर है, उन चैप्टरों में यह चैप्टर एक अलग ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और एक बात ज़रूर सुन लीजिएगा, इस चैप्टर से प्रश्न है ना 5 नंबर के और 2 नंबर के ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी इस चैप्टर से आपको 5 नंबर के और 2 नंबर के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और इससे है ना कम से कम हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव है ना और सब्जेक्टिव लेकर मात्र 5 से 7 या 8 नंबर के प्रश्न सिर्फ इस चैप्टर से रहता है। मतलब 8 नंबर इस चैप्टर से रहता है। अब बाकी से 1, 2, 3 रहता है बाकी चैप्टर के, यानी हिस्ट्री के बाकी चैप्टर से 1, 2, 3, 4 से 1, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन इससे 7 से 8 प्रश्न इस चैप्टर से रहता है। इसलिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसा आज रामबाण लेकर आए हैं, जिसको अगर आप सही से आज के वीडियो में समझ लेते हैं तो वहाँ तक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। यानी आप वहाँ तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अपने आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th, लिखा गया दोस्तों क्लास 10th। और क्लास 10th में क्लास 10th है और यह सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यानी इतिहास। क्या होगा दोस्तों? इतिहास। और इस चैप्टर का तुरंत हमारा सब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है ना। चैप्टर 4 है, इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद यानी अभी तक चैप्टर 3 तक, यानी चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, 2 में पढ़े हैं समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, 3 में पढ़े हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद और 4 में पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। यानी पिछले 3 चैप्टरों में हमने अन्य देशों के बारे में चर्चा किया है और इस चैप्टर में सिर्फ अपने भारत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या खाने वाले चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे? नहीं, इसमें उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हम लड़कर है ना और संघर्ष करके अपने देश को आज़ाद करा लिए हैं। मतलब हमारे देश को गुलाम जिसने बनाया, उस गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े, वे सारे बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वही होता है भारत में राष्ट्रवाद। भारत मतलब देश, राष्ट्रवाद का मतलब होता है मतलब अपने देश के प्रति सोच लगाओ है ना कि भावना रखना, राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद एग्जाम पूछे किसे कहते हैं तो सीधा कहिएगा अपने देश के प्रति चाहे अपने राष्ट्र के प्रति है ना सोच या लगाओ कि भावना रखना, राष्ट्रवाद कहलाता है। कोई डाउट? राष्ट्रवाद में किसी को दिक्कत नहीं है। यानी कभी भी अगर आप अपने देश के बारे में सोचने लगे कि मेरा देश प्रगति कैसे करेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, इस तरह की अगर भावना आ गया और इस भावना में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करने लगे तब वो राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे भावना को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। कोई डाउट नहीं है? चैप्टर 4 है, चैप्टर 4। और इस चैप्टर 4 में हम शुरू से लेकर के रॉलेट एक्ट तक है ना कौन कौन घटना हुआ है, उस घटना को है ना इसमें वर्णन किए हैं। अगर आप सही से ध्यान से सुनेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम आपके हिस्ट्री को। और इस हिस्ट्री में सबसे पहले है ना चलिए ध्यान देंगे क्या? चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर का हम फोटो लगा दिए हैं, नहीं तो कितने लोगों को लगता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। यह आपके भारतीय भवन के किताब का चैप्टर 4 का प्रथम पृष्ठ है।
इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करें, ठीक है ना। उधर भी बैठ जाओ। ध्यान देंगे। अब चल शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 28 दिसंबर 1885। और यह, है ना, यह क्यों हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज यानी ब्रिटिश अपने सुरक्षा के लिए किया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने क्यों किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अपने रक्षा के लिए किया था। और, है ना, इसके सचिव, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव A.O. ह्यूम थे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना, सचिव कौन है, तो A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना कब की गई, तो कहिएगा 28 दिसंबर 1885 को। आपसे पूछा जाएगा सबसे, है ना, अधिक बार अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो कलकत्ता में। सबसे अधिक बार अधिवेशन कहाँ हुआ है, कलकत्ता में। कोई डाउट नहीं ना है। अधिवेशन मतलब होता है कांग्रेस की जो एक साल पर बैठक होती थी, इसी बैठक को अधिवेशन क्या कहते हैं, अधिवेशन। यानी 28 दिसंबर को बैठक हुआ, फिर अगले 28 दिसंबर को बैठक होगी, इसी बैठक को अधिवेशन क्या कहा गया, यानी कांग्रेस की पहली अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया। अधिवेशन का मतलब होता है कांग्रेस की एक साल की बैठक को, है ना, अधिवेशन क्या कहते हैं, अधिवेशन। कोई दिक्कत है ना दोस्तों, आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, कहीं और नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब आगे पढ़ना है दोस्तों कि 1919 से लेकर 1947 के समय को गांधी युग से नाम से जानते हैं। 1919 से लेके 1947 तक के समय को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, गांधी। आपसे पूछा जाएगा कि किस साल को गांधी युग कहा जाता है, तो सीधा कहिएगा 1919 से लेके 1947 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। चाहे ये भी पूछा जाएगा कि 1919 से लेकर 1947 तक के समय को क्या कहते हैं, तो गांधी का युग। क्या कहते हैं, गांधी का युग। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान देंगे, गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के संघर्ष के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। किसका मार्ग अपनाया, दोस्तों, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। किस पर आधारित था, यानी सत्याग्रह का मतलब सत्य के मार्ग पर चल करके और सफलता पाना। सत्य के मार्ग पर चलकर सफलता पाना। और गांधी जी के, है ना, दो बड़े हथियार थे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब सत्य, अहिंसा का मतलब दोस्तों होता है कि वैसा मतलब लड़ाई, जिस लड़ाई में बिना लाठी भाला बंदूक से, है ना, सफल हो जाए, या लड़ाई लड़े, उस लड़ाई को अहिंसात्मक क्या कहते हैं, अहिंसात्मक। अहिंसात्मक लड़ाई के मतलब वे लड़ाई जिस लड़ाई में लाठी भाला बंदूक आदि का प्रयोग करके लड़ाई लड़े, तो उसे हिंसात्मक क्या कहेंगे, हिंसात्मक। कोई डाउट नहीं ना है। अहिंसात्मक किसे, तो वैसी लड़ाई जिसमें लाठी भाला बंदूक की कोई आवश्यकता नहीं हो और लड़ाई को लड़े, उसे अहिंसा क्या कहेंगे, अहिंसा। कोई डाउट नहीं ना है। आगे चलते हैं। तो गांधी जी के, है ना, कहेगा गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन संघर्ष के लिए कौन से मार्ग अपनाए, तो सत्याग्रह। कौन अपनाए, सत्याग्रह, है ना। इनका सत्याग्रह मार्ग किस पर आधारित था, सत्य और अहिंसा पर। किस पर आधारित था, याद रहेगा ना, सत्य और अहिंसा पर। थैंक्स। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे। गांधी जी ने 3 सशक्त आंदोलन चलाए। गांधी जी ने 3, कितने, वैसे आंदोलन तो बहुत सारे देश में हुए। हमारे देश को आज़ादी के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन तो बहुत सारे चलाए गए, लेकिन इसमें आपको 3 आंदोलन पढ़ने हैं। कितने आंदोलन पढ़ने हैं, 3। और यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, गांधी जी को। पहला दोस्तों नाम है असहयोग आंदोलन। क्या नाम है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और यह 1920 से लेके 1922 तक, यानी असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चलाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी कितने आंदोलन चलाए, 3। पहला आंदोलन का नाम क्या है, असहयोग आंदोलन।
उसका साल 1920 से लेकर 1922। याद रहेगा ना, चाहे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि गांधी जी के द्वारा 1920 से लेकर 1922 तक कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो असहयोग। कौन आंदोलन? असहयोग। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चलते हैं। उनका दूसरा आंदोलन दोस्तों था, उनका दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उनका दोस्तों उनका दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका साल 1930 से लेकर 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1930 से लेकर 1934 तक। कब तक चलाया गया? 30 से लेकर 1934 तक। आप ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा? तो ऐसे बनाइएगा कि गांधी जी के द्वारा, है ना, 1930 से लेकर 1934 तक कौन सा आंदोलन चलाया गया। 1 मिनट, तो आप आंसर में लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया उसका काल क्या था, चाहे समय क्या था, तो कहिए 1930 से लेकर 1934 तक। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना। हम सबसे कल ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे कॉपी में कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है। जो नहीं लिखेंगे उनको पनिशमेंट भी किया जाएगा और कल पिटाई भी की जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं, है ना। तो पहला आंदोलन असहयोग 1920 से 1922 और दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर 1934 और तीसरा आंदोलन दोस्तों है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और यह आंदोलन 1942 में किया गया। कब किया गया? 1942। कब किया गया? 1942 में किया गया। याद रहेगा ना। चलिए गोलू कुमार खड़ा हो जाएंगे और बताएंगे गांधी जी के द्वारा पहला जो आंदोलन किया गया, है ना, उस आंदोलन का नाम क्या है, वह कब से कब किया गया, बैठ जाएंगे। और दूसरा आंदोलन रवि कुमार बताएंगे। दूसरा आंदोलन का नाम क्या है, जल्दी बोलेंगे। दूसरा आंदोलन का नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब से कब किया गया था? थैंक्स। यानी गांधी जी के 3 आंदोलन ध्यान से सुनेंगे। पहला असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो, है ना, 1930 से लेकर 1934 तक। और तीसरा हो गया दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 तक किया गया, 1942 तक किया गया। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब हम लोग अब आते हैं ध्यान से, इम्पोर्टेंट। लिटन ने 1888 ईस्वी में 1888 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। क्या लाया? वर्नाक्यूलर। और इस प्रेस के द्वारा, है ना, 1800 थोड़ा देखिएगा, सन गड़बड़ हो गया क्या, सन देखिए थोड़ा। 1 मिनट दोस्तों, ध्यान दें दोस्तों, 1 मिनट, ध्यान देंगे। लिटन ने, कौन? लिटन ने। और लिटन ने 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। यानी प्रेस पर ही बता दिया कि आपको वही छापना है जो ब्रिटिश सरकार चाहती है, आपको अपने मन से कुछ नहीं छापना है। तो यह एक्ट किसके द्वारा लाया गया? तो लिटन के द्वारा। लिटन के द्वारा लाया गया। और यह 1888 ईस्वी में लाया, 1878। आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा कि लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में कौन सा एक्ट, है ना, लाया गया जिसे प्रेसों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आप आंसर नीचे लिखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। चाहे ये पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो कहिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लाया गया जो प्रेसों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोई दिक्कत है ना, लिखा जाएगा। ओके, आगे जानते हैं। अगला दोस्तों ध्यान से,
रिपन ने दोस्तों, एगो लिटन है एगो रिपन है, एगो लिटन है एगो रिपन। तो लिटन लाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, जो प्रेस पर क्या प्रतिबंध लगाया। एगो रिपन है, कथी है रिबन, मत समझ लीजिएगा, रिपन। रिपन ने इल्बर्ट बिल लाया, क्या लाया इल्बर्ट बिल। और इस बिल के तहत, इस बिल के मतलब ये ना समझ लिए कि बिजली बिल निकालने वाला, इस बिल का मतलब होता है कानून, इस बिल का मतलब कानून है ना। तो रिटन ने इल्बर्ट बिल लाया और इस बिल के तहत है ना उन्होंने यह दिया कि आज के बाद से भारतीय जजों को मुकदमा सुनाने का अधिकार दिया जाता है। यानी रिपन जो बिल लाया उस बिल में यह लिखा हुआ था कि अब जो मुकदमा सुनाने का कार्य है वह भारतीय जज को भी दिया जाता है। लेकिन इसका विरोध सारे ब्रिटिशों ने किया। कौन किया? ब्रिटिशों ने। ब्रिटिश वाला कह रहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, भारतीय जज क्यों इसका फैसला सुनाएंगे, ये हम लोग काम रहेगा ना, जिसके कारण से इस बिल को फिर वापस ले लिया गया। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा इल्बर्ट बिल में क्या लिखा हुआ था, चाहे इल्बर्ट बिल क्यों लाया गया, चाहे ये पूछा जाएगा कि भारतीय जज को मुकदमा सुनाने के लिए कौन सा बिल लाया गया, तो कहिएगा इल्बर्ट बिल। कौन बिल? इल्बर्ट। इस बिल को कौन लाया, तो कहिएगा रिटन। कौन लाया? रिपन, सॉरी रिपन। कौन लाया? रिपन। ओके। इल्बर्ट बिल मतलब होता है कि इस बिल के तहत भारतीय जजों को मुकदमा सुनाने का फैसला दिया गया। कोई दिक्कत है? लेकिन इसका विरोध कौन किया? ब्रिटिश। कौन किया? ब्रिटिश ने किया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन किया गया। यानी कहा जाएगा कि किसके है ना, किस गवर्नर के समय बंगाल का विभाजन किया गया, तो कहिएगा कर्जन। कब? कर्जन 1905 में। कब? 1905 में। कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। अगला 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। यानी वह महाराष्ट्र की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है ना। आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो कहिएगा 1885 में। और आप लोग घबराइएगा नहीं, इसके लिए हम तुरंत सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला रहे हैं। यह जो हम पढ़ा रहे हैं यह आपके एग्जाम में आने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं वह ऑब्जेक्टिव इसी के द्वारा है ना पूछा नहीं जा सकता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आएगा वह ऑब्जेक्टिव आपके इस वीडियो से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। इसलिए आप इसे है ना ज़रूरी मानकर लिख सकते हैं। आप अगर ज़रूरी मानेंगे तब, अगर ऐसे नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी बोर्ड में एक नाम हो तो इसे लिख करके कॉपी में याद कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तब, न तो मेरे ओर से कोई प्रेशर नहीं। आगे चलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। कहाँ की गई? मुंबई में। कहाँ की गई? मुंबई में। थैंक्स, बहुत अच्छा। अगला दोस्तों, अगला महात्मा गांधी का जन्म। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गुजरात के पोरबंदर मतलब अगर एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो कहिए गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर। कब हुआ? हाँ, 2 अक्टूबर 1869 को। उनके पिता का नाम, लड़का, पिता मतलब होता है उनके पापा, यानी महात्मा गांधी के पापा का नाम करमचंद गांधी। और दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। क्या नाम था? और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में है ना कह सकते हैं कि आज़ादी मिलने की प्रेरणा इन्हीं से मिला था। मतलब बहुत ज़्यादा इनका योगदान था हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए। या इतना कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक प्रकार से भगवान ही थे।
है ना। अगर शायद ये नहीं रहते तो हमको आज़ादी मिलने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन जल्दी नहीं मिलता। महात्मा गांधी के होने की वजह से हमारी जो आज़ादी है वह इतना जल्दी मिल गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। यानी महात्मा गांधी जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गया ना, तब यह इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड वहाँ गए पढ़ने के लिए। कहाँ गए? पढ़ने। वहाँ कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए वे इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी है ना इंग्लैंड क्यों गए, तो कहिएगा कानून की पढ़ाई करने के लिए वे कहाँ गए? इंग्लैंड। याद रहेगा नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? हो कहाँ गए? इंग्लैंड। और वे 1891 ईस्वी में भारत लौटे, यानी इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पढ़ने गए तो 1891 में लौटे भारत। कहाँ लौटे? 1891 में भारत लौटे। कौन लौटे? महात्मा गांधी। कौन लौटे? महात्मा गांधी। और लौटने के बाद में मुंबई में बैरिस्ट्री की पढ़ाई शुरू किया। यानी एक प्रकार कानूनी पढ़ाई होता है वह उन्होंने शुरू कर दिया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ की? ऑप्शन सुनेंगे, लंदन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मुंबई। कब किए? मुंबई। और वे इंग्लैंड से लौटे तब। इंग्लैंड से कब लौटे? 1891। लेकिन दोस्तों वहाँ मुंबई में बैरिस्ट्री की पढ़ाई आरंभ किया, उसके बाद में कोई दक्षिण अफ्रीका में कोई एक प्रकार का मुकदमा हुआ। क्या हुआ? मुकदमा हुआ। उसी सिलसिले में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में है ना कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले गए? मतलब कोई मुकदमा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, तो उनको वहाँ बुलाया गया और वे वहीं चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो वहाँ गए तो वहाँ पे रंग भेद की नीति अपनाया जा रहा था, यानी काला गोरा का नीति, काला और गोरा। तो काला गोरा की नीति अपनाया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने इस बात को पहले किसी और के मुँह से सुना था। जब महात्मा गांधी वहाँ स्वयं पहुँचे तो उन्होंने अपने इस बात को अपने स्वयं कानों से सुन लिया और सुनने के बाद में उन्होंने वहीं से अपना सत्याग्रह को शुरू कर दिया। और सत्याग्रह शुरू करने से वहाँ की लड़ाई में उन्होंने सफल हुआ। क्या हुआ? सफल। इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले किस देश से शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत है ना दोस्तों? अगला देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, यानी एक मिनट। तो महात्मा गांधी तो सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कब किए? और वहाँ पे प्रयोग किए तो वहाँ पे लड़का रंग भेद की नीति सरकार अपना रही थी। इसी सिलसिले में वहाँ गए थे, है ना। और वहीं पे सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यानी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए और उस आंदोलन के जरिए उनको सफलता मिल गई। मिलने के बाद में 1893 में गए और वहाँ से लौटे 1915 में। कब लौटे? 1915। यानी आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए? तो जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में। कोई डाउट नहीं ना है? एक मिनट क्वेश्चन। 1893 ईस्वी में गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह यानी गांधी जी के अनुसार बताया गया, मतलब जब गांधी जी हमारे भारत में आए और सत्याग्रह शब्द का उपयोग किए, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, तो कुछ लोग ये कहने लगा कि महात्मा गांधी डरपोक हैं, महात्मा गांधी मतलब बेकार हैं, महात्मा गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। जो हमको लड़ाई करना चाहिए अब वो लड़ाई नहीं करके, है ना, इस सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए हैं। अरे लड़का, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए हैं, इससे कुछ मिलने वाला है? तो इसी पर महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि एक मिनट, सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं बल्कि सबलों का हथियार है। ये जो सत्याग्रह जो है ना, सब जो है
यह दुर्बल के लिए नहीं, यह सब लोग यानी सब लोग का ये क्या हथियार है। ऐसा ही हथियार है जिस हथियार से हम बड़े बड़े है ना जो पार्टी होंगे, बड़े बड़े सरकार होंगे, उस सरकार को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं बल्कि सब लोग का हथियार है, ऐसा किसने कहा? तो कथी जवाब देंगे? महात्मा गांधी। कौन कहे? महात्मा गांधी। और ये कहाँ से लौटे थे? ओके, आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। एक मिनट, गांधी जी आरंभ में गांधी जी को अंग्रेज न्यायप्रियता में विश्वास था। यानी शुरू में गांधी जी को अंग्रेज की न्यायप्रियता में क्या था? विश्वास। यानी गांधी जी को ये था, गांधी जी को ये पता था कि अंग्रेज जो है एकदम न्याय करता है। क्या करता है? न्याय। इसीलिए गांधी जी अंग्रेजों पर विश्वास करते थे और अंग्रेज भी गांधी जी पर विश्वास करता था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 1915 में केसर-ए-हिंद की पदक से विभूषित किया, यानी इनको पुरस्कृत किए थे। यानी 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की पुरस्कार दिया था, उपाधि दिया था। यानी कहा जाएगा कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दिया? तो ब्रिटिशों ने। यह केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको मिला? महात्मा गांधी को। कब मिला? 1915 में। कोई डाउट नहीं ना है? आगे चले, आगे देखते हैं। 1916 में ध्यान देंगे, 1916 में गुजरात के साबरमती में एक आश्रम की स्थापना किया उन्होंने। 1915 में इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिला और 1916 में गुजरात के साबरमती में है ना एक आश्रम की स्थापना। किसका स्थापना किया? आश्रम। यानी साबरमती में आश्रम की स्थापना किसने किया? कब किए? 1916 में। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक। यानी आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में वह पहली बार, ये लड़का 1916 में वह पहली बार जनता के सामने आए। कब आए? और जनता के सामने आने के बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए और वहीं पे आम सभा में उनको बोलने का मौका मिला। और उसी बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में ये बोले कि हमारी लड़ाई में जब तक जन साधारण आदमियों की अगर सहयोग नहीं होगा तब तक हम लड़ाई को नहीं जीत सकते। यानी बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, उसी में गांधी जी को बुलाया गया कि गांधी जी आइए, आप भी कुछ देश के लिए दो शब्द बोलिए। तो गांधी जी ने बोले है ना कि देखिए, अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जितने हमारे देश में धनी हैं, इन धनी लोगों को गरीब की सेवा करना होगा, यानी गरीबों की सहायता करनी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में गरीबों की सहायता अवश्य है। अगर गरीब सहायता नहीं करता है तो हम लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। ऐसा किसने कहा? कहाँ कहा? हाँ, याद रहेगा ना रहेगा। हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय अपने आम सभा में भाषण कौन दिए? 1916 में। 1916 में। अब आते हैं, इतना महात्मा गांधी के बारे में अब समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में। किस बारे में आते हैं? रॉलेट एक्ट, है ना। अब देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या है? आपको अगर हिस्ट्री का सही से अध्ययन करेंगे तो रॉलेट एक्ट जो है ना, यह एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। यह एक प्रकार का कानून था, अब बहुत डेंजरस कानून था। अब कैसे? तो सबसे पहले अगर रॉलेट एक्ट के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो क्या है, इसको कौन बनाया, उसके बाद
इस कानून की है ना महत्ता क्या थी, इसके बाद में इसके विरोध कौन किया, साथ में भी देखेंगे विरोध करने वाले के साथ सरकार ने क्या किया, साथ में ये भी देखेंगे जो विरोध किया है ना अंत में उसको कैसा परिणाम मिला। हो गया ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है कि रॉलेट एक्ट है ना, यह रॉलेट एक्ट जो है 1917 में है ना इसकी बनाने के लिए है ना इसके बारे में सोचा गया, इसके बारे में सोचा गया। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए ध्यान से, पहले इसको पढ़ने से पहले ध्यान सुन लेंगे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ना, चेम्सफोर्ड डर गया। क्यों डर गया? तो रूस में जो 1917 में क्रांति हुआ था उस क्रांति को हमारे भारतीय लोग पढ़ लिए थे। अब पढ़ने की वजह से इन लोगों ने जहाँ तहाँ लोग आंदोलन करना शुरू कर दिया। इतना ना भयंकर आंदोलन कर रहा था लोग, इतना ना डेंजर आंदोलन कर रहा था जेकरा कारण से चेम्सफोर्ड ने डर गया। कहा कि बाप रे तो हमको उड़ाइए देगा सर, हमको भगाइए देगा सर यहाँ से। तो कहा उन्होंने कहा न्यायाधीशों की एक टोली बुलाई और उस न्यायाधीश में एक सिडनी रॉलेट नाम की एक व्यक्ति था, वह न्यायाधीश था। उसको बुलाया, कहा कि ए सिडनी रॉलेट इधर आओ। उसको बुलाया और कहा सुनो, उसको कहा सुनो तुमको हम कुछ आदमी देते हैं, हम तुमको कुछ आदमी देते हैं और इन आदमियों की सहायता से तुम ऐसा कानून बनाओ ताकि हई जो आंदोलन छोट मोट कर रहा है सर ये आंदोलन नहीं करे, ये आंदोलन नहीं करे। सिडनी रॉलेट कहा कि ठीक है हुजूर, एकदम हम आपके लिए करेंगे। कहा कि इसके लिए हमको सोचना होगा। चेम्सफोर्ड ने कहा कि ठीक है तू जाओ सोचो। अभी आदमियों को अपने ले करके चल गया सोचने में वो 2 साल लगा दिया। यानी सिडनी रॉलेट ने चेम्सफोर्ड की बात को सोचने के लिए 2 साल लगा दिया। और 2 साल के बाद में आया, कहा चेम्सफोर्ड के कि हुजूर हमने कानून बना दिया। कहते दिखाओ कानून के नहीं है। कहा कि देखिए कानून ही है। अब इस चेम्सफोर्ड के अंदर हुलहुल हो गया था कि कैसन कानून बा, कैसन कानून बटे है ना, बहुत रूल आ गया था। सिडनी रॉलेट ने कहा कि हम ऐसा कानून लेकर आए हैं कि आज के बाद से जो क्रांतिकारी कर रहा है ना, क्रांति कर रहा है वो हिलेगा नहीं। अब साफ बेचैन हो गया कि बताओ क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है। तो सिडनी रॉलेट ने बताया और इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा? तो इस कानून का है ना, इस कानून को बनाने वाला सिडनी रॉलेट था, इसीलिए इसका नाम सिडनी हटाकर सिडनी रॉलेट एक्ट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? रॉलेट कानून। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट कानून का नाम रॉलेट कानून क्यों पड़ा, तो कहिएगा कि इसको बनाने के लिए, इस कानून को बनाने के लिए सिडनी रॉलेट ने है ना अपनी अध्यक्षता निभाई, यानी भूमिका निभाई, इसीलिए इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट रख दिया गया। हम बता रहे थे। तो इस कानून का अब चेम्सफोर्ड पूछ रहा था इसका उद्देश्य क्या है, तो कह रोकिए, इसका उद्देश्य यही है ना कि किसी व्यक्ति को जिस पर आपको संदेह हो उसको पकड़ लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए है ना, आज जितना मन को उतना दंडित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि बहुत अच्छा किया, ऐसा कानून हम खोज रहे थे। कहा वाह तुम बहादुर है सिडनी, तुम बहादुर है सिडनी, क्या कानून बनाया। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि देख लीजिए इस कानून को है ना देख रेख करने के लिए अलग से एक न्यायालय की स्थापना करना होगा, अलग से एक न्यायालय की स्थापना करना होगा है ना। और उसमें ये भी बताया कि उसमें है ना फैसले के लिए कोई अपील करने की प्रावधान नहीं रहेगा। इस सारा बात कौन बताया? सिडनी रॉलेट। किसको बताया? चेम्सफोर्ड को। कहा कि वाह क्या रॉलेट तू काम किया है, क्या रॉलेट तू काम किया है। कहा कि ऐसे नहीं तो एक्ट हम खोज रहे थे है ना। इस एक्ट को उन्होंने लागू कर दिया, यानी चेम्सफोर्ड ने लागू कर दिया। तो अब यहाँ तक पढ़ लेते हैं, लागू करने के लिए कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगी पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इसका विरोध किस प्रकार किया, कौन किया, इसका परिणाम क्या हुआ, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1917 में न्यायाधीश
सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह समिति की गठन किया गया। यानी आपसे पूछा जाएगा राजद्रोह समिति का गठन किसने किया? सिडनी रॉलेट। कौन किया? कहेगा राजद्रोह समिति के गठन के अध्यक्ष कौन था? सिडनी रॉलेट। कौन था? सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट के द्वारा कौन सी समिति गठन किया गया? राजद्रोह समिति गठन। इसकी स्थापना कब की गई? 1917 में। कब की गई? 1917 में। कोई दिक्कत है ना? है आगे चलते हैं। 1917 में इसका गठन किया गया। राजद्रोह समिति का गठन 1917 में किया गया। कानून बना 1919 में। समिति का गठन 1917 में, यहीं पे आप कंफ्यूजन करेंगे। समिति का गठन 1917 में और कानून बना, आगे ध्यान देंगे। समिति की अनुशंसा पर है ना मार्च 1919 में रॉलेट कानून बना। रॉलेट कानून कब बना? 1919 में। और गठन कब किया गया? 1917 में। इस कानून का उद्देश्य संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो कहिएगा संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है। ऐसे मुकदमा को रॉलेट एक्ट कहा गया। इस मुकदमे में है ना कोई अपील करने का प्रावधान नहीं था और इसके लिए विशेष न्यायालय के गठन की व्यवस्था किया गया। विशेष न्यायालय अलग से, मतलब जो जितने भी लोग गांव में मार झगड़ा करते हैं तो जाके न्यायालय में अपना करते हैं ना, दर्ज करते हैं अपना केस, तो वो बोला कि उसमें इसका केस दर्ज नहीं होगा, इसके लिए अलग से न्यायालय की स्थापना करना होगा। ऐसा कौन किया? सिडनी रॉलेट। कौन कहा? अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका विरोध किस प्रकार किया गया, बोलो। आगे चलते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अब इसका विरोध कौन किया? तो ऑटोमेटिक है। यह कानून किसके लिए बना था? भारतीयों के लिए बना था। तो इसका विरोध कौन कर सकता है? भारतीय कर सकते हैं। यानी यह कानून भारतीयों के लिए बना था कि भारतीय ने ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। और उस भारतीयों में कौन कौन व्यक्ति थे उनका नाम देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, एक मिनट। भारतीयों ने इस कानून को कड़ा विरोध किया, मतलब भारतीयों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि हम चलने नहीं देंगे। ये ब्रिटिश अंग्रेज तू जो नियम लाया ना, ये नियम अपना रखो है ना, मेरे पास मत रखो। इसका बहुत ज़्यादा विरोध कौन किया? इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। यानी किस कानून को काला संज्ञा दी गई? रॉलेट के ऊपर, है ना। कानून की वास्तविकता की रूप दिखाने के लिए नारा दिया गया। यानी कानून का वास्तविकता का रूप दिखाने के लिए नारा दिया भारतीयों ने कि इस कानून में ना कोई वकील है, ना कोई दलील है, ना कोई अपील है। मतलब ऐसे भारतीयों नारा दिया कि ऐसा भी कोई मुकदमा होता है, ऐसा भी कोई कानून होता है, ना कोई अपील हो, ना कोई दलील हो, ना कोई कानून हो, तो ऐसा यह है ना कानून नहीं चलेगा। ऐसा भारतीयों का सोच था। किसका सोच था? भारतीयों का सोच था। इसके विरोध में, मतलब कानून बहुत खतरनाक था। लड़का, यह कानून रॉलेट एक्ट बहुत खतरनाक था। इसीलिए इसके विरोध में खड़ा हो गए मोहम्मद अली जिन्ना। कहेंगे वो भी खड़ा हो गए कि ये ब्रिटिश, तू जो काम कर रहा है ना, ये काम अपने पास रखो, ये काम तुम्हारे पास, ये नियम आपके पास हमारे देश में चलने वाला नहीं है। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध किए, मजहरुल हक इसका विरोध किए। मतलब इन लोगों ने है ना कहा कि हम ऐसे काम नहीं चलने देंगे, ऐसा नियम नहीं चलने देंगे। गांधी जी ने इसे अनुचित, गांधी जी ने अभी तक रॉलेट एक्ट के बनने से पहले तक गांधी जी इन ब्रिटिशों को बहुत अच्छा मानते थे। इन ब्रिटिशों को है ना एकदम न्यायप्रियता मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन जब ये कानून के बारे में सुने तो उनको साफ लगा कि फीटे मार देगा, सब बेचैनी पकड़ लिया। वे सोचने लगे कि ब्रिटिश वाला कैसा नियम बना दिया, अब कैसा नियम बना दिया। तो वो भी उनका क्या करने लगा, मतलब विरोध। महात्मा गांधी ने विरोध करने लगा कि ये ब्रिटिश तू अब एकदम तू गलत लाइन पर जा रहा है, तुम्हारा जो सिग्नल है वो सिग्नल गलत पकड़ लिया है। महात्मा गांधी ने कहा
महात्मा गांधी ने इस कानून के बारे में विरोध करना शुरू कर दिया। तब महात्मा गांधी ने इस कानून को क्या कहा, ध्यान देंगे। तब महात्मा गांधी इस कानून को अनुचित कहा। क्या कहा? अनुचित, अन्यायपूर्ण, क्या कहा? स्वतंत्रता का हरण करने वाला और नागरिकों की मूल अधिकार को हत्या करने वाला बताया। यानी गांधी जी ने इसे अनुचित क्या क्या कहा? अनुचित, अन्यायपूर्ण, क्या कहा? और साथ ही स्वतंत्रता का हरण करने वाला बताया और नागरिकों के मूल अधिकार छीनने वाला बताया। इसी के एवज में गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल को, है ना, 6 अप्रैल को दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि जो ब्रिटिश वाला जो कानून लाया है इस कानून को वापस लें, इस कानून को वापस लें। कई जगहों पर हड़ताल की गई, कई जगह क्या किया गया? हड़ताल की गई। अब हड़ताल इतना ना हो गया कि पुलिस और ब्रिटिश वाला तंग हो गया। क्या हो गया? तंग होने से दिल्ली में पुलिसों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब गोली इतना चला कि इसमें बहुत से लोग क्या हो गए? मारे गए। बहुत से लोग क्या हो गए? मारे गए। और कुछ ही दिन के बाद एक रामनवमी का मेला लगने वाला था और उस रामनवमी के मेला में है ना, अमृतसर में लगा था। तो उसकी अध्यक्षता सत्यपाल और डॉक्टर किचालू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? किचालू, है ना। तो इन लोगों ने आया, ब्रिटिश वाले ने आया, इनको निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया? निर्वासित, यानी यहाँ से भगा दिया कि सारा कांड तुम लोग कर रहा है, सत्यपाल और किचालू, इसे तुमको भगा देते हैं। तो भगा दिया था इनके निर्वासन में, 10 अप्रैल को पूरे नगर में हड़ताल कर दिया। कहाँ कर दिया गया? 10 अप्रैल को। और जो भी व्यक्ति इनके विरोध में, इनके निर्वासित में विरोध कर रहा था, फिर पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे फिर अनेकों लोग क्या हो गए? मारे गए और बहुत से लोग क्या हो गए? घायल, जख्मी हो गए। क्या हो गए? ये सारा कांड किस कानून के आने से हो रहा था? हिंसा में कुछ लोग तो मारे गए। हिंसा में क्या हो गया? कुछ लोग मारे गए। अब घटना की जानकारी लेने जब महात्मा गांधी अमृतसर जा रहे थे तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी इस घटना की जानकारी लेने कहाँ जा रहे थे? अमृतसर। तो महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पंजाब में उनका प्रवेश पर रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? रोक लगा दिया गया। उसके बाद में, है ना, गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। गांधी को विरोध कर लिया ना, तो इनके विरोध में प्रदर्शन होने लगा। क्या होने लगा? प्रदर्शन। और 11 अप्रैल को, है ना, पूरे पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया और इस प्रदर्शन जुलूस को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, है ना। मतलब ये सारे नियम और कानून रॉलेट एक्ट आने से ही हुआ, जिसके कारण के महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई और सत्यपाल किचालू की क्या गिरफ्तारी हुई। तो बोलिए दोस्तों, इतना पढ़ने से आपको कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? अब इस सिर्फ 1 मिनट आपके हम ऑब्जेक्टिव के लिए लाए हैं, न कि सब्जेक्टिव के लिए। हम आपके लिए तुरंत सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।